नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सुबह की खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। लखीमपुर खीरी से एक खबर सामने आ रही है जो आपको बता दें कि लखीमपुर जनपद में सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर इस वक्त की, जहां सीतापुर के एक आश्रम के संत बाबा ने जनपद खीरी की ही एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। बता दें आपको कि प्रेम जाल में फंसाने का आरोप लड़की की तरफ से लगाया गया है। पीड़ित पक्ष की तरफ से कहा गया है कि लड़की को प्रेम जाल में इस बाबा ने फंसाया और उसके बाद दुष्कर्म किया। अश्लील फोटोज लड़की के खींचे गए हैं जिसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया गया है। अब इस कुकर्मी बाबा का भांडाफोड़ किया है और अब पुलिस ने इस आरोपी बाबा को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में शिष्टाचार भेंट की है। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को ऐतिहासिक जीत के साथ ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर सीएम धामी ने जानकारी साझा करते हुए लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नारी अभ्युदय का स्वर्णिम प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा है कि नए भारत का निर्माण और लोकतांत्रिक मूल्यों की परिपूर्णता नारी शक्ति के योगदान के बिना असंभव है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं और वो रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन में समिति की एक बैठक में शामिल हुए थे। खबर है मिर्जापुर से, जहां हुसैन की याद में शिया समुदाय की तरफ से आंसू की बजाय खून बहाया गया। मुहर्रम के पर्व की 8वीं तारीख को शिया परंपरा के अनुसार इमाम बाड़ा से दुलदुल का जुलूस बड़ी धूमधाम से निकाला गया। 2 साल कोरोना के कारण मुहर्रम का त्योहार नहीं मनाया गया था और इस साल शासन द्वारा मुहर्रम पर मनाने की इजाजत दे दी गई। इससे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी के चलते शासन के आदेश और पुरानी परंपरा के अनुसार मुहर्रम के 7 और 8 तारीख को दुलदुल का जुलूस निकाला जाता है। आज देखिए 8 मुहर्रम है और हमारे जो आलिम दीन है करबला के मुतालिक और करबला के सानहे के मुतालिक जो बताते हैं फरमाते हैं, इसका बयान करते हुए करबला के मैदान में 7वीं मुहर्रम को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके जानिसार काटे उनके घर वालों पर पानी बंद कर दिया गया था। और ये जो दुलदुल है इसके माने घोड़े के होते हैं और हज़रत इमाम हुसैन के घोड़े का नाम दुलजना था। तो वो जो दुलदुल था उसी पर सवार होकर मौला जंग के मैदान में यजीदी फौजियों का सामना करने निकले थे और इसी की याद में ये जो है दुलजना का जुलूस निकाला जाता है। मुख्यमंत्री सहायता योजना के दर्जनों लोगों को रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने चेक बांटे हैं। बता दें कि आज रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कैंप कार्यालय पर 5,000 से लेकर 10,000 तक के चेक मुख्यमंत्री सहायता योजना के दर्जनों लोगों को वितरित किए। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने बताया है कि 12 लोगों को चेक बांटे गए हैं और कोई विकलांग है, कोई बीमार है तो कहीं किसी लड़की की शादी है। इसी के चलते आज सभी की मदद करने के लिए ये चेक वितरण कार्यक्रम रखा गया। सभी जरूरतमंदों को चेक दिए गए हैं। 5,000 से लेकर 10,000 तक चेक है। किसी बीमारी है, कोई विकलांग है, किसी की लड़की शादी है, तो इसके लिए मुख्य आसपास से हम लोगों को मिलता है, तो वही चेक आज जो है यहाँ पर वितरित किए। आज कितने लोग? आज 12 लोगों को चेक बांटे गए और भी लगातार चेक आ रहे हैं और लोग बढ़ रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार काम कर रही है और हर वर्ग की मदद कर रही है। हर एक को समान रूप से देखकर सब वर्ग की मदद करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो है पिछड़ा न रहे और कोई भी। और आजादी के 75वें महोत्सव के तहत झंडा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और इसी के तहत दुकानों पर, प्रतिष्ठानों पर, सरकारी दफ्तरों पर झंडे लगाए जा रहे हैं। 15 तारीख तक ये महाअभियान चलेगा जिसमें पूरा देश तिरंगे में होगा और अखंड भारत का एक संदेश और भारत एक है, भारत मजबूत है का संदेश पूरी दुनिया को दिया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसके तहत जो है झंडा वितरण का कार्यक्रम चल रहा है और टीमें बनाकर जगह जगह झंडे वितरित किए जा रहे हैं और दुकानों पे, प्रतिष्ठानों पे, सरकारी दफ्तरों पे सब जगह झंडे लगाए जा रहे हैं। 13 से 15 तारीख तक एक महाअभियान चलेगा जिसमें पूरा देश जो है वो तिरंगा में होगा और हमें ये दिखाना है, ताकत दिखानी है अपनी और अखंड भारत का जो एक संदेश है वो जाना चाहिए।
ये भारत अखंड है, भारत मजबूत है, भारत आत्मनिर्भर है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा ये चल रहा है। आज इस कार्यक्रम के तहत इसकी शुरुआत रुड़की में की गई है और हमारे सभी साथियों के द्वारा पूरे बाजार में तिरंगा वितरित किए गए हैं और सभी से अनुरोध किया गया कि उचित स्थान पर इसको लगाएं और 15 तारीख तक अवश्य फहराना है। यह कार्यक्रम अभी जारी रहेगा 13-14 तक। हम जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे हर घर तिरंगे को पहुँचाएंगे। और केंद्र सरकार के प्रस्तावित इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में अब विरोध शुरू हो गया है और बिल के विरोध में आज रायबरेली जिले में विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर 1 दिवसीय धरने पर बैठे। उन्होंने बिल के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही बिजली विभाग के इंजीनियरों की मांग है कि केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को वापस ले ले, क्योंकि इस बिल के आ जाने से इसका प्रभाव सीधे जनता पर पड़ेगा। इस बिल के माध्यम से सरकार मुनाफे वाले लाइनों को पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है। ये है कि जो केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 पेश किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि उसमें ऐसे प्राविधान किए गए हैं जो पहले निजीकरण किए गए, जैसे BSNL का निजीकरण किया गया, तो जो लाभ की चीज़ें हैं जो वो सब पूंजीवादियों को दे दी गई और सरकारी तंत्र को बर्बाद किया जा रहा है। और इसमें भी जो व्यवस्थाएं हैं कि जो लाभ के क्षेत्र होंगे वो निजी हाथों में दे दिए जाएंगे और जो नुकसान वाले क्षेत्र होते हैं उसको सरकारी विभाग में चलाया जाएगा, जिससे जो है आम जनता का भी नुकसान होगा, गरीब जनता का नुकसान होगा और किसान का भी नुकसान होगा। जो सब्सिडी वाले बिल उसको मिलते थे वो जो 1000-1500 रुपये में काम चल जाता था, उसको कम से कम 10,000 रुपये जो है महीने का बिल देना पड़ेगा। जो ये व्यवस्था, इसी व्यवस्था। खबर अलीगढ़ से है, जहां गृह कर वृद्धि बढ़ाए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। गृह कर वृद्धि बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करते हुए सेंटर पॉइंट चौराहे पर सड़क पर बैठकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इसी दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर और बैनर लेकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी और नगर निगम के विरोध में नारेबाजी की और गृह कर वृद्धि को पहले के मूल्यों में निर्धारित करने की मांग उठाई है। पार्टी की ओर से माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि नगर निगम अलीगढ़ द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से टैक्सेस बढ़ाए गए हैं, उनको वापस लिया जाए। हम लोग एक ज्ञापन माननीय राज्यपाल महोदय तक भेज कांग्रेस पार्टी रणनीति नीति तो वो तो सब कुछ चीज़ें सामने आ जाएंगी। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि इन सभासदों को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ शब्दों तक अपने को सीमित रख के अगर वो महसूस करते हैं कि जनता में आज इस बात को लेके बहुत उबाल है, तो उन्हें और वो चाहते हैं कि ये गृह कर वापस हो। अगर उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, इन सभासदों की बात को नहीं सरकार सुन रही और सत्तारूढ़ दल के सभासदों की नहीं सुन रही, तो हम लोगों को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, जिससे कि। और करते भोपाल की ओर, जहां आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर जहां देश तिरंगामय हो रहा है, इसी कड़ी में भोपाल में रंगकृति द्वारा 3 दिवसीय झंडामय माहौल के साथ भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अनुदान योजना अंतर्गत अलग अलग क्षेत्र में समाज सेवी प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। साथ ही साथ लोक संस्कृति आधारित नाटक भी प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन जब कोई एक अच्छी सभा होती है और तो बात में जहाँ पर लोगों की रुचि होती है, वहाँ पर लोग कम होते हैं। अच्छा, आज कितने मार्क आते हैं? अभी आपने हमारे साथ के सभी सम्मानी लोगों को सुना। आज के ज़माने में ईमानदारी बोलना भी ऐसा लगता है कि डर लगता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि रवि चौधरी भी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति हैं जो एकला चलो वाली नीति से पिछले 15 सालों से संस्था को चला रहा है ना, कि आप जैसे हो वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो संत के साथ तो संत ही जुड़ो। कोविड के दौरान जब ट्रेनें बंद हो गई थी तो मैं काफी समय तक विदिशा से भोपाल अप डाउन करता था, तो एक मंथली पास बनता है, तो बहुत कम पैसों में यात्रा करने की एक सुविधा होती है, रेलवे देती थी, वो रेलवे ने बंद कर दी है।
लाइट में लाके हमको खड़ा कर दिया। तो दिल्ली से भी फोन आने लग गए, अब सांसदों को भी बुलावे आ गए, मिनिस्टरों के भी आए, भाई क्या प्रॉब्लम है, इस प्रकार के आंदोलन कर रहे हैं। हमने कहा वो मासिक पास चाहिए हमको। फिर सिंधिया जी के यहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ गया। उन्होंने, लेकिन वो पूरे प्रदेश और प्रदेश देश में हो कई राज्यों के लोग मुझसे जुड़ गए, हमारे संगठन से जुड़े 55,000 लोग अभी भी जुड़े हुए हैं। और स्थिति ऐसी बनी कि सबकी चिट्ठियां आने लगी, हमारे यहाँ भी प्रॉब्लम है, हमारे भी प्रॉब्लम है। तो हमने भोपाल से खबर है, जहां परिवहन विभाग के बैरियर पर अवैध वसूली के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 किलोमीटर के जाम मुरैना बैरियर पर घंटों तक लोग फंसे रहते हैं और नागरिक दैनिक अवैध वसूली, करोड़ों का अवैध वसूली का बैरियर परिवहन आयुक्त संजीव झा को फोन पर इसकी जानकारी दी गई, तो वहीं उन्होंने तुरंत ही इस मामले को निपटाने के आदेश अधिकारियों को दे दिए हैं। आज सुबह मुरैना से निकलना हुआ, वैसे निकलना तो लगातार 4 बार हो चुका था, लेकिन आज कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। उस जाम के बाद कम से कम 1.5 से 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब जो है आगे आए तो वहाँ परिवहन की चेक पोस्ट बनी हुई थी। उस चेक पोस्ट पे आके नज़ारा देखा तो हालत इतने ख़राब थे कि सिपाही जो है 100, 200, 500 रुपये के लिए ट्रकों को रोक रहे हैं और वहाँ जो है जम के वसूली चल रही है, जिसकी तत्काल शिकायत जो है परिवहन आयुक्त को की गई। परिवहन आयुक्त ने कहा मैं दिखवाता हूं, लेकिन अभी तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि क्या कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न एक बात का ये उठता है कि माननीय नितिन गडकरी जी ने जिस मामले को लेकर पूर्व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर श्री मुकेश जैन को हटाया था, वो मामला यही था कि और जांजगीर चांपा जिले में नहर विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से एक पूरा गांव पानी में डूबते हुए नजर आया है। बता दें आपको कि पूरा मामला है जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत बरगांव का, जहां बरसात के पानी ने नहर विभाग के अधिकारियों के सारे काले करतूत सामने ले आए हैं। यहां आपको बता दें कि हसदेव बांगो परियोजना नहर क्षतिग्रस्त होने से बरसात के पानी में टूट गया है, जिसकी वजह से सैकड़ों एकड़ खेतों में जो फसल लगी है वो डूबने से बर्बाद हो गई है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत बारगांव के सैकड़ों गरीब किसानों का जो घर है वो पानी में डूब चुका है और घर पर रखे सारा सामान बर्बाद हो गया है, लेकिन बावजूद इसके जिम्मेदार मौन है। अब देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर ये घर है लेकिन पानी से पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है पूरा क्षेत्र। यहाँ पर किसान भी परेशान है क्योंकि फसल भी जलमग्न हो चुकी है और घर का भी सारा सामान खराब हो चुका है, बर्बाद हो गया है, क्योंकि यहाँ पर सरकारी दावों की साफ तौर पर पोल खुलती नजर आ रही है और बारिश के चलते ये पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। बड़े नहर है ये पार टूट गए, जेकर से पूरा नहर के पानी हमारे बार गांव में घुस गए, जेमा कई 100 एकड़ फसल है पूरा पानी में अभी डूबे है और 5-6 परिवार के घर में पानी घुस गए, जेकर से बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो है। और एक जवाबदारी पूरा नहर प्रशासन ला लेबा पड़ी, काब की वो मला पहली से पूर्व में हफ्ता दिन पहले की सूचना रही सो जगह पानी रिसाव हो चुके, लेकिन वो मन ऐसे नहीं में पूछे जो मन अभी तक मन नहीं जागे है। अभी तक कोई भी नहर विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मन और कर्मचारी मन यहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचे हैं। हमन सुबह 6 बजे से मतलब फोन लगा थन और सब अपन पल्ला झाड़त हो निकल गए, तो हमन शासन प्रशासन से ही कहा था कि जन जिम्मेदार है। तो हमने सुना उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को अगर फोन किया जाता है समस्याओं को लेकर तो वो अपना पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। यहाँ तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जिम्मेदार कौन है, इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है और ये कब समस्या इनकी दूर होंगी। बहरहाल अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने और बेहतर शिक्षा को लेकर सरकार के भले ही बड़े बड़े दावे किए गए हों, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद सरकार की अनदेखी के चलते ही सरकारी स्कूलों में शिक्षा का ढांचा चरमराता हुआ दिख रहा है। तो 2008 से जब से यहाँ पर आई हूँ मैं, तो यहाँ पर राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है, भूगोल के लेक्चरर नहीं है, इकोनॉमिक्स हाँ भूगोल और राजनीति विज्ञान के लेक्चरर नहीं है। तो मैं यहाँ पर जब से मतलब 2008 से आई हूँ तब से मैं राजनीति विज्ञान यहाँ पर पढ़ा रही हूँ और पिछले साल मेरा
मतलब HM में हुआ है, मिडिल स्कूल HM में, लेकिन यहाँ पर राजनीति विज्ञान के कोई लेक्चरर न होने के कारण मुझे यहाँ पर करीबन 12 सेक्शन है और हिंदी की जो व्याख्याता हैं पहले 3 थे और उसमें से 2 व्याख्याताओं का स्थानांतरण हो चुका है, तो केवल एक ही व्याख्याता हिंदी के कार्यरत हैं अभी, श्री एस कुमार, और बाकी उनके 3 पीरियड पढ़ाने के बाद जो बाकी 9 सेक्शन का हिंदी है वो साइंस वाले और कॉमर्स वाले ही उसका अध्यापन कर रहे हैं। दिक्कत तो आती हमारे स्कूल में शिक्षकों की कमी है, लेकिन विवेक दास सर हम लोगों के अभी हिंदी टीचर बने हैं हम, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ाते थे, कॉमर्स पढ़ाते हैं। जो भी पढ़ाते हैं विवेक दास सर हिंदी में वो ठीक से पढ़ाते हैं और हम लोगों को समझ भी आता है। और घर में जाके कैसे स्टडी करते हैं आप लोग? घर में जो स्कूल में पढ़ाते हैं फिर उसको घर में जाके पढ़ते हैं हम लोग, तो समझ आता है। और जबलपुर नगर निगम महापौर जगत बहादुर सिंह अनु ने आज शपथ ग्रहण समारोह के बाद अपना पदभार ग्रहण किया। उन्होंने नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे नालों को लेकर अपने संकल्प पत्र में घोषणा की थी कि शपथ ग्रहण के बाद पहले घंटे में मां नर्मदा के मिलने वाले गंदे नालों को रोकने के लिए प्रोजेक्ट फाइल को साइन किया जाएगा। उसी क्रम में उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही पहली फाइल साइन कर दी है और उन्होंने कहा कि नर्मदा नदी में एक बूंद भी गंदे पानी की नहीं मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट 1 साल में तैयार हो जाएगा और 1 साल की समय में नर्मदा नदी में मिलने वाले गंदे पानी और नालों में रोक लगाई जाएगी, जिसके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। काम करते हुए जबलपुर शहर के समस्त नागरिकों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आज आपके स्नेह और आशीर्वाद से हम लोग यहां पहुंचे हैं। आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है उससे प्रथम सेवक जबलपुर शहर का आप लोगों ने बनाया है। हम सब पार्षद साथी मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जबलपुर शहर के लिए काम करेंगे। आज जैसा हम लोगों ने संकल्प लिया था, पहला संकल्प आज पूरा किया। कार्यभार संभालने के 1 घंटे के अंदर यह तय किया था कि एक फाइल दस्तखत की जाएगी जो ये तय करेगी कि आने वाले समय में मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे नाले का पानी नहीं मिलेगा। नर्मदा को प्रणाम। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्य न्यूज।